Good morning students, welcome again in online class. Today I am going to teach same lesson concept of cost with different topic, that is average cost, average fixed cost, average variable cost. Also today we will discuss topic relationship between average cost, average fixed cost, average variable cost. As we know, we have already started this video. We already discussed total cost, total fixed cost, total variable cost. इससे पहले बेटा हम अगले टॉपिक को कंटिन्यूस करें तो पहले एक 2 मिनट का रिकैप टोटल फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट के बारे में, ताकि आपको उसकी हेल्प से एवरेज कॉस्ट का कंसेप्ट क्लियर हो सके ना बेटा। लास्ट वीडियो के अंदर हमने टोटल कॉस्ट क्या होती है, टोटल फिक्स कॉस्ट क्या होती है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, ये सारे के सारे कंसेप्ट डिस्कस किए थे। ओके बेटा, और हमने एक क्रक्स निकाला था कि टोटल कॉस्ट इज सम टोटल ऑफ टोटल फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट। हमने एक टेबल प्लॉट किया था और हमने एक डायग्राम था, सेम टेबल एंड सेम डायग्राम आई हैव टेकन टू एक्सप्लेन अगेन ना बेटा। टीएफसी टीवीसी दोनों को अगर प्लस करते हैं तो हमारे पास टोटल कॉस्ट आती है। जैसे हमारे पास टीएफसी 10 है और टीवीसी हमारी 0 है। हमने 0 क्यों ली? जब आउटपुट 0 होती है टोटल वेरिएबल कॉस्ट 0 होती है, बिकॉज टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज टोटली डिपेंड अपॉन आउटपुट एंड फिक्स कॉस्ट is not depend upon the output. It is the cost that we use in the beginning of the production process. Production process के starting से पहले ही जो खर्चे किए जाते हैं उसको फिक्स कॉस्ट कहते हैं। अब बेटा आप इन दोनों को प्लस करते हैं तो वी गेट द टोटल कॉस्ट। 10 + 0 10 बेटा, 10 + 10 20, 20 + 18 28, 10 + 24 that is 34, देन बेटा 38, देन बचे 42, देन बेटा 48, 56 एंड बेटा 72। इसका मतलब है कि हमने एवरेज टोटल कॉस्ट निकालने के लिए टोटल फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को ऐड किया तो हमारे पास कंसेप्ट आ गया। हमने लास्ट वीडियो के अंदर ये डायग्राम प्रॉपर डिस्कस किया था कि जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट के अंदर क्या रिलेशनशिप पाया जाता है। तो इसी रिलेशनशिप को मैंने सिंपल लैंग्वेज में लिखा है इन द अबव डायग्राम। जो डायग्राम हमने पहले भी किया है, इस डायग्राम के अंदर, इस डायग्राम के अंदर टीसी का मीनिंग है टोटल कॉस्ट, टीवीसी का मतलब है टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल फिक्स टीएफसी का मतलब टोटल फिक्स कॉस्ट है। अब बेटा क्वेश्चन क्या आते हैं कि ये जो कर्व है ये पैरेलल क्यों बन रहे हैं, ये दोनों के बीच में गैप सेम क्यों है, वाई टीवीसी कर्व वाई एक्सिस से क्यों स्टार्ट नहीं हो रहा, टीसी कर्व वाई एक्सिस से क्यों स्टार्ट होता है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, तो यहाँ पर मैंने हर क्वेश्चन को हाईलाइट किया विद द हेल्प ऑफ वाई। ये ऐसा क्यों हो रहा है? वाई टीएफसी इज हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। पहला क्वेश्चन 3 मार्क्स के क्वेश्चन हमारे पास आते हैं, रीजन ऑफ क्वेश्चन हमारे पास आते हैं। टीएफसी कर्व, जो टीएफसी कर्व है हमारे पास, ये आपका टीएफसी कर्व, ये पैरेलल क्यों है, ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन क्यों है। ओके बेटा, टीएफसी का हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन क्यों है? TFC curve is horizontal parallel straight line to x-axis because it will remain same at all the level of output. टोटल फिक्स कोस्ट हमेशा ही फिक्स रहता है, आउटपुट के साथ इसका कोई रिलेशन नहीं होता। आउटपुट 0 हो तब भी ये उतना रहेगा, आउटपुट इंक्रीज हो तब भी उतना रहेगा, आउटपुट कम हो जाए तब भी ये उतना ही रहेगा। तो TFC हमेशा ही कांस्टेंट रहता है, इसलिए ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन बनता है। नेक्स्ट बेटा, आपने डायग्राम चेक किया, डायग्राम के अंदर जो TC कर्व है, जो हमारे पास टीसी कर्व बेटा, ये आपका टीसी कर्व बेटा आपका वाई एक्सिस से स्टार्ट हो रहा है और टीवीसी कर्व बेटा आपका एक्स एक्सिस स्टार्ट है। ये आपका टीसी का बेटा, ये आपका टीवीसी कर्व है। एक क्वेश्चन हमारे पास आता है कि टीवीसी का यहाँ से ओरिजिन से क्यों स्टार्ट होता है। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास आता है टीसी कर्व वाई एक्सिस से स्टार्ट क्यों होता है। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास आता है टीएफसी और टीवीसी सेम पॉइंट से क्यों स्टार्ट हो रहे हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास आता है कि इन दोनों में गैप सेम क्यों है। देन बेटा क्वेश्चन आता है इन दोनों में गैप सेम रहता है, क्या कभी ऐसा समय भी आता है ये दोनों आपस में मिल जाए, इंटरसेक्ट कर जाएं, या इन दोनों के अंदर कोई इस तरह का पॉइंट आ जाए कि ये एक दूसरे को कट कर जाए या 0 हो जाए। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनको हमने आज डिस्कस करना। नाउ बेटा क्वेश्चन नंबर 2 दैट टीवीसी ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन। टीवीसी कर हमेशा ओरिजिन से क्यों स्टार्ट होता है? बिकॉज इफ देयर इज नो आउटपुट एज अ रिजल्ट नो कॉस्ट आर इनकर। टोटल वेरिएबल कॉस्ट को हमने प्रॉपर समझा था। टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होती हैं? जो पूरी तरह से आउटपुट के ऊपर डिपेंड करती हैं। अब बेटा आउटपुट जब 0 है, स्टार्टिंग वाला पॉइंट में 0 लिया है, यूनिट ऑफ आउटपुट 0, टीवीसी 0 और हमारे टीसी हमारी 10 होती है। कहते जब हमारी आउटपुट ही 0 है, प्रोडक्शन का लेवल स्टार्ट ही नहीं हुआ, तो बेटा वहाँ पर कर्व ओरिजिन से ही स्टार्ट होगा। दिस इज द रीजन वाई टीवीसी स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन। क्वेश्चन नंबर 3 देन टीसी
नेवर स्टार्ट फ्रॉम द टीसी नेवर स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन। कहते हैं टोटल कॉस्ट कर्व तो कभी भी ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होता, टोटल वेरिएबल तो आपने कह दिया कि ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, तो बेटा टोटल कॉस्ट कर्व कभी भी ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होता, बिकॉज टोटल कॉस्ट कर्व क्या है, इट इज अ सम टोटल टी सी इज इक्वल टू टी एफ सी प्लस टी वी सी। टी एफ सी हमेशा कॉन्स्टेंट रहती है, अगर मान लो टी वी सी जीरो भी, जैसे फर्स्ट पॉइंट है आउटपुट जीरो, टी एफ सी 10 और टी सी भी हमारे 10 है। कहते हैं अगर वेरिएबल कॉस्ट जीरो भी हो जाती है तब भी टी एफ सी कुछ ना कुछ होगी, तो जीरो से तो कभी स्टार्ट नहीं, इसलिए एक टाइम आता है, एक पॉइंट आता है बिगिनिंग में जब टी सी टी एफ सी के बराबर होती है। टी सी इज ए समेशन ऑफ टी वी सी एंड टी एफ सी, एज we know TFC is always constant at all the level of output, even when output is zero, TC never be zero। तो TC कभी भी ज़ीरो नहीं होती। ज़ीरो ना होने के कारण ज़ीरो ना होने का कारण क्या है, TFC इसके अंदर इंक्लूड होती है। अगर वेरिएबल कॉस्ट ज़ीरो हो भी गई, TFC हमारे पास 10 यूनिट हमने जैसे 10 रुपीज़ हमने मानी है, तो TC हमारी 10 ही रहेगी, इसलिए ये कभी भी ज़ीरो से स्टार्ट नहीं होगी, ये हमेशा y से स्टार्ट होगी, और ये TFC के स्टार्ट होगी। TFC और TC दोनों सेम पॉइंट से स्टार्ट होते हैं। ना लुक एट द शेप ऑफ द डायग्राम, ये डायग्राम की शेप कैसी है, इनवर्स एस की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, TC और TVC कर्व इनवर्स एस की शेप में क्यों होते हैं? TC and TVC curve are inversely S-shaped because they rise initially at the diminishing rate, then constant and finally at increasing rate। कहते हैं TVC और TC कर्व इनवर्स शेप में इसलिए होते हैं क्योंकि शुरू में जो इनकी जो इंक्रीजिंग रेट है वो डिमिनिशिंग होती है, उसके बाद एक पॉइंट आता है ये कांस्टेंट होना शुरू हो जाते हैं, देन फाइनली स्टार्ट इंक्रीजिंग, इसलिए इनकी शेप ये हमारी इनवर्स शेप बनती है। इसका भी मेन रीज़न हमारा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन हमने पिछले टॉपिक के अंदर प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर डिटेल में डिस्कस किया था कि जब फिक्स फैक्टर के साथ वेरिएबल फैक्टर को इम्पोज किया था, शुरू में प्रोडक्शन बढ़ती है, फिर कांस्टेंट होती है और फिर कम होना और नेगेटिव होना शुरू हो जाती है। देन लास्ट क्वेश्चन, एट द जीरो लेवल ऑफ आउटपुट TC इज इक्वल टू TFC। तो कहते हैं TC TFC के बराबर क्यों होती है जीरो लेवल ऑफ आउटपुट के ऊपर, बिकॉज वेरिएबल कॉस्ट इज जीरो। तो हमारे पास ये कुछ क्वेश्चन बनते हैं जो बताते हैं कि TC TFC और TVC में क्या रिलेशनशिप है। हमने पूरा टॉपिक डिस्कस किया, अब हमारे पास इसके फॉर्मूले आ गए, TC इज इक्वल टू TFC प्लस TVC। TFC अगर आपने निकालना हो TC के वन आप इसमें से माइनस कर दोगे, और बच्चे अगर आपने TVC निकालना हो तो TC में से TFC माइनस कर दोगे। TC इज इक्वल टू TFC इफ़ वेरिएबल कॉस्ट इज जीरो। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जिनको हमने डिस्कस किया। आप इन क्वेश्चन को 3 मार्क्स की फॉर्म में ले सकते हो, और कंप्लीट क्वेश्चन रिलेशनशिप बिटवीन TFC एंड TVC। अगर आपको ये टॉपिक क्लियर है तो आपको नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करने जाए दैट इज़ एवरेज कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, उसके रिलेशनशिप को आपके लिए समझना ईजी हो जाएगा। ना बटा व्हाट इज एवरेज कॉस्ट, जिसको हम AC इज इक्वल टू AFC प्लस ABC। क्यों? अगर TC TFC प्लस TVC के बराबर हो सकता है, तो अगर AC के 2 पार्ट है तो OBC के बराबर होंगे। तो सिंपली पहले एवरेज कॉस्ट होती क्या है? एवरेज कॉस्ट रेफर टू कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। किसी चीज़ को बनाने के ऊपर आपका टोटल खर्चा कितना आ रहा है, एक चीज़ को बनाने पर आपका कितना खर्चा आ रहा है, कॉस्ट पर यूनिट। एक किसी प्रोडक्ट का एक यूनिट बना रहे हो, एक पेंसिल बना रहे हो, एक पेन बना रहे हो, एक कॉपी बना रहे हो, एक AC बना रहे हो, एक प्रोडक्ट को बनाने पर जितना खर्चा आता है दैट इज नोन एज एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू TC अपॉन Q। ओके, TC मीन टोटल कॉस्ट, Q मीन आउटपुट। तो यहाँ पर मैंने उसी टेबल को कॉपी किया है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि अगर आपको TC TFC क्लियर है तो आप उसी से AC को ड्राइव कर सकते हो। मैंने फॉर्मूला यूज़ किया, AC इज इक्वल टू TC अपॉन Q। ओके, TC बटा सेम जो मैंने अभी सॉल्व किया था उसी AC को हमने लिया। अगर हमारे पास TC गिवन है, Q गिवन है, अगर TC को Q से डिवाइड करते वी विल गेट द AC, देन वी कैन चेक। देखो बेटा, जब किसी नंबर को 0 से डिवाइड किया जाए द आंसर इज इन्फिनिटी और नॉट डिफाइंड। देन TC कितनी है बेटा, दैट इज 20, और आउटपुट कितना 1, दैट इज 20। देन 28 अपॉन 2 दैट इज 14। देन बच्चे 11.3। देन अगेन 38 डिवाइड बाई 4 दैट इज 9.5। 42 डिवाइड बाई 5 दैट इज 8.4। देन बच्चे 48 डिवाइड बाई 6 दैट इज 8, अगेन 8 एंड देन 9। नाउ ये टेबल क्या बता रहा है कि एवरेज कॉस्ट निकालने के लिए हमने टोटल कॉस्ट का यूज़ किया। टोटल कॉस्ट को आउटपुट से डिवाइड कर दो तो हमारे पास एवरेज कॉस्ट आती है। ये टेबल ये शो कर रहा है कि शुरू में जो हमारी एवरेज कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा थी, फिर धीरे 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 कम होती गई, एक मिनिमम पॉइंट पे पहुंची,
उसके बाद ये कांस्टेंट होगी और फिर ये इंक्रीज होना शुरू होगी। लेट ड्रॉ द डायग्राम। इसी चीज़ का हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं। मैंने इसको सिंपली समझाने के लिए इसके डायग्राम को ड्रॉ कर लिया। मैंने फर्स्ट पॉइंट लिया, दैट इज 1, द फर्स्ट पॉइंट इज दैट इज 20 एंड आउटपुट इज 1। फर्स्ट पॉइंट मेरा 20 के ऊपर है, सेकेंड पॉइंट बेटा 14 के ऊपर, थर्ड पॉइंट 11.3, फोर्थ पॉइंट 9.5, फिफ्थ पॉइंट इज 8.4, देन 8, देन 8, देन 10। अगर हम इसको फ्री हैंडली मिलाते हैं, अगर हम इस कर्व को फ्री हैंडली मिलाते हैं, व्हाट विल गेट, हम इनको फ्री हैंडली मिला रहे हैं ना बच्चे, लुक एट हियर। हम इस डायग्राम को प्लॉट करते हैं, वी गेट ए शेप। सो व्हाट टाइप ऑफ शेप, थोड़ा एक्सटेंड कर दें, वी गेट ए शेप जस्ट लाइक ए यू शेप। तो मैंने साइड पे लिखा है AC कर्व की शेप यू शेप्ड होती है। तो हमने एक फॉर्मूला यूज़ किया TC/Q। TC/Q को यूज़ करने के बाद हमने एक टेबल को यूज़ किया और उसमें से हमने एवरेज कोस्ट का कंसेप्ट निकाला और हमारे पास शेप आ गई एवरेज कोस्ट कर्व यू शेप। ओके, अब ये यू शेप क्यों है ये हम अगले टॉपिक में डिस्कस करें। पहले सारी जो टॉपिक्स है उसके टेबल और डायग्राम को क्लियर करते हैं ना बच्चे। सेकेंड कंसेप्ट एवरेज फिक्स कॉस्ट। जैसे एवरेज कॉस्ट थी टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्यू, तो वैसे एवरेज फिक्स कॉस्ट इज टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय क्यू। इट इज़ ए एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इज ए फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। एक यूनिट ऑफ आउटपुट बनाने के लिए आपने फिक्स फैक्टर के ऊपर कितना खर्च किया उसको आप एवरेज कॉस्ट कहते हो। तो बेटा मैंने सेम टेबल वही पिक किया। टोटल कॉस्ट एज वी नो इट इज़ कॉन्स्टेंट एट ऑल द लेवल ऑफ आउटपुट। तो मैंने यहाँ पर इसको 1 से स्टार्ट किया है, 0 पे भी 10 ही रहेगी, 1 से लेकर 8 तक। ओके, अगर हम एवरेज कॉस्ट निकालते हैं तो 10 डिवाइडेड बाय 1, 10 डिवाइडेड बाय 2, 10 डिवाइडेड बाय 3, 10 डिवाइडेड बाय 4, व्हाट विल गेट, वी गेट इनिशियली 10, देन बेटा 5, देन बच्चे 3.3, 10 डिवाइड बाय 4 दैट इज 2.5, देन बच्चे 2, देन 1.67, देन बेटा 1.43 और 1.25। अब क्या देख रहे हो, ध्यान से देखिए, टोटल कॉस्ट तो हमेशा फिक्स रही, लेकिन जैसे से आप एक एक यूनिट को बढ़ा रहे हो, पहले यूनिट के ऊपर आपकी एवरेज फिक्स कॉस्ट है 10, उसके बाद जैसे से आउटपुट इंक्रीज है, क्यू इंक्रीज, क्यू बेटा इंक्रीज, एवरेज फिक्स कॉस्ट स्टार्ट डिक्लाइनिंग, कम होना शुरू होगी, लेकिन ज़ीरो नहीं हुई। ये कभी भी ज़ीरो नहीं होती क्योंकि खर्चा तो हमारा एवरेज फिक्स फैक्टर पढ़ने वाला है। अगर हम इसको ड्रॉ करते हैं तो मैंने टेबल डायग्राम को ड्रॉ किया ना बेटा। फर्स्ट हमारा 1 पे बच्चे मेरा पॉइंट लिया है, दैट आउटपुट इज 1 पे 10 फर्स्ट पॉइंट, देन बेटा 2 पे बच्चे 5, 3 पे 3.3, 4 पे मैंने 2.5, 5 पे 2, देन 1.67, 1.43, 1.25। मैंने इस डायग्राम को प्लॉट करना है। इन सारे पॉइंट्स को बेटा मिला लेते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा 10, फर्स्ट पॉइंट इज 10, देन बच्चे 5 को वाला पॉइंट, देन फ्री हैंडली डायग्राम प्लॉट करने आपने। अब इन डायग्राम को प्लॉट करते हो, यू विल गेट ए सच ए शेप। ये आपके पास आ गया AFC कर्व। ओके, ये AFC कर्व कैसा है, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है और इसकी शेप रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का मीनिंग होता है किसी भी पॉइंट के ऊपर आप एनी वन पॉइंट, फॉर एग्जांपल आपने ये वाला पॉइंट लिया, किसी भी पॉइंट के ऊपर जब आप इसकी कैलकुलेशन करते हो, दैट इज AFC इज इक्वल टू TFC/Q। बेटा आप इनको कैलकुलेट कर दो तो हमारे पास डिवाइडेड बाय Q, अगर इनको कैलकुलेट करते हो तो यहाँ पर 10 डिवाइडेड बाय 2, ये जो हमारे पास वैल्यू आती हैं 10 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 5। और जब इनको आप मल्टीप्लाई करते हो सम को, जब इनको सॉल्व करते हो तो आपका आंसर हमेशा 10 आता है। अगर आपने यहाँ पर TFC निकालना हो तो आप AFC इंटू Q करोगे, दैट इज़ 5 इंटू 2, आपका आंसर 10 आएगा। ओके, आपके पास 2 यूनिट थे और आपकी जो वैल्यू थी मल्टीप्लाई करने के बाद दैट इज़ 5 मल्टीप्लाई बाय 2 आपने किया, तो आपके पास जो रिजल्ट आ रहा है, वो जो रिजल्ट आ रहा है वो आपका क्या है, दैट इज़ TFC इज इक्वल टू AFC इंटू Q। एनी वन पॉइंट, आप किसी भी पॉइंट को पिक कर लो, आप किसी पॉइंट के अपन वैल्यूज़ को काउंट करो, जैसे 8 यूनिट है। ओके, और आपकी लास्ट वैल्यू दैट इज़ नियर अबाउट 1.25, इनको हमने मिला दिया। यहाँ पर हमारे पास आ गया 1.25 मल्टीप्लाई बाय 8,
तब भी बेटा आपका रिजल्ट 10 आएगा। तो कोई पॉइंट जब इनकी आउटपुट को एवरेज फिक्स कोस्ट के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है तो जो आपके पास रिजल्ट आता है दैट इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कोस्ट, उसकी वैल्यू के बराबर आता है। उस डायग्राम को रेक्टेंगल हाइपरबोला का नाम दिया। एक ऐसा डायग्राम जिसके अंदर एरिया ऑफ रेक्टेंगल नियर अबाउट सेम रहता है, उसको हम कहते हैं दैट इज ए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। Now what our next topic is average variable cost. Average variable cost, it is a variable cost per unit of output. एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपका वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर जितना खर्चा आ रहा है उसको आप एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कहते हो। तो जैसे बेटा आपने AFC निकाला TFC अपॉन क्यू, वैसे आप ABC निकाल सकते हो TVC अपॉन क्यू। तो सेम टेबल आई हैव टेकन जो हमने प्रीवियस में याद किया था, 0 से लेकर 8 तक आउटपुट है। TVC आपकी धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रही है, शुरू में ये डिमिनिशिंग रेट पे इंक्रीज़ होती है, फिर कुछ टाइम पीरियड के ऊपर ये 4 कांस्टेंट हो जाती है, देन बेटा ये राइज करना शुरू कर देती है। तो मैंने TVC का टेबल को लिया, TVC को बेटा आप Q से डिवाइड कर देते हो। तो बेटा TVC को अगर Q से डिवाइड कर दो तो आपके पास AV से आता है। तो हमारे पास TVC कितना है, जैसे हमारे पास 10 डिवाइड बाई 1 18 डिवाइड बाई 2, तो मैंने यहाँ पर फॉर्मूले के हिसाब से लिखा। तो हमारे पास वैल्यू आनी शुरू होगी। पहली वैल्यू आ गई 10, देन बेटा 9, देन 8, देन 7, देन 6.4, देन बचे 6.3, देन 6.6, देन बेटा 7.7। शुरू में ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कम हो रही है, ठीक है। उसके बाद एक समय आता है, ये एक स्टेबल लेवल पहुंच जाती है और उसके बाद फिर बढ़ना शुरू होती है। तो ये हमारे पास एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है। और बेटा अगर हम इसको प्लॉट करते हैं तो हमने इसको डायग्राम को इस फॉर्म में प्लॉट किया, ये हमारे पास प्लॉटिंग है। अगर हम इसको प्लॉट करते हैं, फर्स्ट पॉइंट हमारा 10 है, 1 पे 10, सेकेंड पे 9, अगर इनको मिलाते हैं 1 पे 10 9, देन बेटा उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट 7, देन 6.4, 6.3, 6.6, देन 7.7। तो वी विल गेट द कर्व। इस डायग्राम की शेप भी कैसी है, ये भी यू शेप्ड कर्व है, ये कर्व भी यू शेप बन रहा है। अब यहाँ भी क्वेश्चन आता है कि वाई ABC कर्व भी यू शेप्ड। अगर आपको ये तीनों टॉपिक क्लियर हैं, AC, AFC और AVC, इन तीनों को कंबाइन कर देते हैं, ठीक है। इन तीनों के टेबल्स को, इन तीनों के डायग्राम्स को कंबाइन कर देते हैं तो हमारे पास कंसेप्ट आता है रिलेशनशिप बिटवीन AC, AVC और AFC, और इससे हमारे बहुत सारे रीजन आउट क्वेश्चन डिस्कस होते हैं। तो लेट कंटिन्यूज विद सेम टॉपिक। ना बेटा हमारा टॉपिक नेक्स्ट जो स्टार्ट होता है दैट इज AC, AFC और AVC में क्या रिलेशनशिप है। तो बेटा हमने अभी डिस्कस किया AC इज इक्वल टू AFC प्लस AVC। तो मैंने एक डायग्राम प्लॉट किया है, ये हमारे पास डायग्राम है। इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, जो हमने पीछे डायग्राम बनाया है उसी में से है। AC का यू शेप है, AVC का हमारे पास है, AFC का हमारे पास है। अब इन डायग्राम्स के अंदर जो जो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे और सारे हमारे रीजन और क्वेश्चन भी हो जाएंगे और डायग्राम की एक्सप्लेनेशन भी साथ में। नो वेरी फर्स्ट पॉइंट, हमारे पास सबसे पहला पॉइंट आता है कि जो हमारे पास एवरेज कोस्ट कर्व, एवरेज फिक्स कोस्ट, एवरेज वेरिएबल कोस्ट, सबसे पहला क्वेश्चन AC कर्व यू शेप्ड। ओके हमारे पास डायग्राम ये, मैंने डायग्राम को सेपरेट कर दिया है बेटा। ये आपका AC कर्व है, ये आपका AC कर्व यू शेप्ड क्यों है, वाई AC कर्व इज यू शेप्ड, फर्स्ट क्वेश्चन। तो मैंने इसका आंसर लिखा AC कर्व यू शेप्ड ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। यहाँ भी वही थ्योरी एप्लीकेबल होती है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। इट मीन्स AC इनिशियली फॉल्स, आफ्टर रीचिंग ए मिनिमम पॉइंट इट स्टार्ट राइजिंग। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी यही कहता है कि शुरू में जब हम एक फिक्स फैक्टर के साथ वेरिएबल फैक्टर को इम्पोज करते हैं तो हमारी प्रोडक्शन इंक्रीज होती है, हमें फील होता है कि हमारी कॉस्ट कम हो रही है, इसलिए कॉस्ट इनिशियली फॉल, एक मिनिमम पॉइंट पे पहुंच जाती है और उसके बाद जो हमारी प्रोडक्शन इतनी इंक्रीज नहीं होती तो हमें लगता है कॉस्ट बढ़नी शुरू हो गई थी ऊपर की ज़्यादा। तो AC कर्व इसी कारण से यू शेप्ड बन रहा है। देन बेटा आगे हमारे पास आ गया, लुक एट द डायग्राम। इस डायग्राम के अंदर एक पोर्शन है, दिस इज द कर्व। ओके ये AFC कर्व है बेटा। AFC कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है, इसकी शेप ऐसी रेक्टेंगल हाइपरबोला की तरह क्यों है, ये कर्व Y एक्सिस X एक्सिस को टच क्यों नहीं करता। ये 3-4 क्वेश्चन हमारे पास। पहला AFC रेक्टेंगल हाइपरबोला क्यों है, AFC कर्व Y एक्सिस को टच क्यों नहीं करता, X एक्सिस को टच क्यों नहीं करता, AFC कर्व पैरेलल क्यों पहले फॉल करता है, फॉल करने के बाद जब X एक्सिस के पास पहुंचता है ये पैरेलल क्यों हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जो हमारे रीजन आउट है यहाँ से बनते हैं। तो हमारे पास वेरी फर्स्ट AFC कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ड्यू टू इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन आउटपुट एंड AFC। AFC इज रेक्टेंगल हाइपरबोला, इट मीन्स इफ वी टेक एनी पॉइंट ऑन AFC दैट पॉइंट corresponding the level of output
तो AFC इंटू क्यू। कहते हैं अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखो तो ये डायग्राम बता रहा है क्वांटिटी और क्वांटिटी इंक्रीज AFC फॉल्स, इनमें ऑपोजिट रिलेशनशिप है। AFC निकालने के लिए हमने TFC का यूज़ किया, तो TFC बेटा फिक्स्ड है। जैसे एक चीज़ बनेगी तब भी आपका खर्चा 10 रुपीज़ रहेगा, अगर 2 चीज़ें बनेंगी तब भी आपका खर्चा 10 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, तो आपका खर्चा धीरे धीरे कम होता जाता है। तो क्वांटिटी बनने से एवरेज फिक्स कॉस्ट हमारी है वो डिक्लाइन होना चाहिए, इनमें नेगेटिव रिलेशनशिप आता है। इसीलिए जब हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं AFC निकालने के लिए, तो AFC बेटा AFC इज इक्वल AFC निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं TFC डिवाइडेड बाई Q। अगर हम AFC को Q से मल्टीप्लाई करें, हमने लिखा है AFC को Q से मल्टीप्लाई कर दें, यू विल गेट TFC, तो जो हमेशा ही कांस्टेंट रहता है। इसी वजह से ये कर्व शुरू में नीचे की तरफ गिरता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, और उसके बाद ये धीरे धीरे डाउन होते होते ये वाई एक्स एक्सिस के पहले होता है। ये TFC हमेशा कॉन्स्टेंट रहती है, इसलिए वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस को कभी भी टच नहीं करता। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि AFC का रेक्टेंगल हाइपरबोला है और ये TFC के ऊपर डिपेंड होता है, तो TFC कभी जीरो नहीं होती, इसी कारण ये वाई एक्सिस को कभी टच नहीं करता है। AFC नेवर टच वाई एक्सिस इवन एन एक्स एक्सिस, ये हमेशा उस TFC के ऊपर डिपेंड होता है। इसकी स्लोप डाउनवर्ड टू राइट होती है, क्योंकि AFC डिक्रीज होता है आउटपुट डिक्रीज होने से, और एक समय के बाद जब डिक्रीज होता है उसके बाद ये पैरेलल हो जाता है एक्सिस के ऊपर ना। बेटा नेक्स्ट पार्ट लुक एट द डायग्राम। इस डायग्राम के अंदर हमारे पास AVC कर्व है, ये वाला कर्व, ठीक है, ये वाला कर्व, दिस वन कर्व, ये जो कर्व है AVC कर्व है, ये भी यू शेप में ही है। आप ध्यान दो, ये भी यू शेप में चल रहा है। अब ये कर्व भी यू शेप में क्यों होता है? वाई AVC कर्व भी यू शेप। बेटा चाहे AC कर्व आ जाए, चाहे AVC कर्व आ जाए, चाहे MC कर्व, जो अगला टॉपिक करेंगे, इन सब का रीज़न सेम है, ये सारे के सारे कर्व यू शेप में ही होते हैं। ओके, अब ये कर्व यू शेप में क्यों है? एवरेज वेरिएबल कर्व इज आल्सो इन यू शेप ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। इनिशियली कॉस्ट फॉल होती है, उसके बाद बेटा ये ऑप्टिमम लेवल पहुंचती है, ऑप्टिमम मैक्सिमम लेवल के ऊपर पहुंचती है। एक मिनिमम पॉइंट आने के बाद जब प्रोडक्शन मैक्सिमम हो जाती है तो कॉस्ट हमारी मिनिमम हो जाती है। वहाँ पहुँचने के बाद ये ग्रेजुअली फॉल करना शुरू हो जाती है और उसके ऊपर लॉ वेरिएबल एप्लीकेबल होता है। अब बेटा AC का, अब देखो, अब डायग्राम को ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन, ये जो AC कर्व है, ये बेटा AC कर्व है, ये AVC कर्व है, ये FC कर्व है। AC कर्व हमेशा दोनों कर्व से ऊपर क्यों है? वन क्वेश्चन कम इन आवर माइंड, why AC curve is above the AVC and AFC? So I have written AC curve always lies above the AVC and AFC because it include AFC and AVC in it. AC कर्व हमेशा AVC और AFC से ऊपर क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर दोनों कर्व का समीशन ऐड है, दोनों को इंक्लूड करके बनाते हैं। तो इससे जो इनके दोनों के मिनिमम पॉइंट होते हैं, ये देखो, इसका मिनिमम पॉइंट, AC का मिनिमम पॉइंट और FC का मिनिमम पॉइंट बिल्कुल इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ये हमारा कर्व बनता है, ये ऊपर की तरफ जाता है। ओके ना, अब कुछ चीज़ और देखिए। शुरू में AVC, ये हमारा AVC कर्व, शुरू में AVC कर्व और AC कर्व के अंदर गैप ज़्यादा था, टाइम डालकर इनमें गैप कम होना शुरू हो गया। ऐसा क्यों बेटा? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमने क्वेश्चन लिखा है AVC रीच द मिनिमम पॉइंट ऑफ लेवल ऑफ आउटपुट लोअर देन द AC देन इट स्टार्ट अ मिनिमम। कहते हैं AC एक लेवल पे पहुंचता है, यू शेप का रीजन लिख दिया। उसके बाद हमने एक लास्ट में पॉइंट लिखा है, इनके अंदर मैंने और भी लिखा है, जो लैंग्वेज आपको सही लगी आप उसको यूज़ कर सकते हो। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन AC एंड AVC रिड्यूस, दे विल बी इंटरसेक्ट ईच अदर। कहते हैं धीरे धीरे करके AC और AVC का जो गैप है, हॉरिजॉन्टल गैप, धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है, बट ये कभी ज़ीरो नहीं होता। अगर ये ज़ीरो हो जाए तो ये इंटरसेक्ट कर सकते हैं, आपस में मिल सकते हैं, इन दोनों में गैप कम हो जाता है। इसका रीज़न क्या है? दैट इज़ AFC। AC माइनस AVC, बेटा व्हाट इज AFC? तो AFC तो हमेशा ही होगा, लेकिन AFC धीरे धीरे कम होता था। अब AFC जैसे जैसे कम होता जाएगा, AC और VC का जो गैप है, हॉरिजॉन्टल गैप, धीरे धीरे कम होता जाएगा। As output increase, the gap between AC and AVC decrease, but the never intersect. It happens because the vertical distance between AFC, which can never be zero. इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है? जो इनके दोनों के बीच में जो चीज़ आती है, दैट इज AFC, वो कभी भी ज़ीरो नहीं होती। इसलिए ये कर्व हमेशा ऊपर की तरफ जाते हैं, यू शेप बनते हैं, लेकिन आपस में कभी इंटरसेक्शन नहीं करते, आपस में कभी नहीं मिलते। इनमें टाइम डालकर गैप धीरे धीरे कम हो जाता है। अगर आपने ये सारे रिलेशनशिप को डिस्कस किया है तो आन में लास्ट में हमारे पास रह जाते हैं फॉर्मूले।
AC निकालने के लिए बेटा फॉर्मूला यूज करते हैं AC इज इक्वल टू AFC प्लस AVC, AFC इज इक्वल टू AC माइनस AVC, AVC इज इक्वल टू AC माइनस AFC। या बेटा हमने जो अभी टेबल सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला यूज़ किया AC इज इक्वल टू TC अपॉन Q। तो इसका मतलब अगर आपने TC निकालना हो और आपको AC गिवन हो तो आप Q से मल्टीप्लाई करो तो यू विल गेट द TC। उस तरह से AFC इज इक्वल टू TFC अपॉन Q, और TFC बेटा अगर निकालना तो Q बेटा इधर चला जाएगा, इट इज़ AFC इंटू Q। AVC इज इक्वल टू TVC अपॉन Q, और बेटा अपने TVC निकालना हो तो आप AC को Q से मल्टीप्लाई कर दोगे तो बच्चे आपके पास TVC आ जाएगा। तो इस तरह से ये फॉर्मूले यूज़ करके हम इसके न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर सकते हैं। बट आज के लिए हमने डिस्कस किया एवरेज कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, और जितने भी बेटा इनके मैंने रीज़न आउट लिखे हैं उनको अपनी कॉपीज़ में नोट डाउन कर लो। ये आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन हैं जो अक्सर आपको इस लेसन में आते हैं। स्टेट क्वेश्चन की बजाय रीज़न आउट क्वेश्चन इस लेसन में ज़्यादा बनते हैं। सो काइंडली राइट इन योर कॉपी, दिस इज़ अबाउट टुडेज टॉपिक।